हेलो पीपल, हाउ यू ऑल। क्या हाल है बेबीज? हाँ, मजे चल रहे हैं सर, मजे। आप बताइए, आपका क्या हाल है? बस आप लोगों के लिए तैयारी करता बैठा हूँ भाई साहब। आज जो लेक्चर होने वाला है हमारा, इट्स गोना बी फन, आई एम टेलिंग यू ऑल। थोड़ी सी तबीयत नासाज जरूर है, लेकिन एनर्जी में कोई कमी नहीं है भाई। तो क्या क्या देख लिया था? डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स देख लिया था। एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर देख लिया था। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर, जो डे टू डे अफेयर्स में, डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता है। नॉन एग्जीक्यूटिव क्या होता है? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वो होते हैं जो मीटिंग्स में आते हैं और मीटिंग्स में बैठकर अपना पार्टिसिपेशन देते हैं। ठीक है, आज क्या पढ़ने वाले हैं? हमने टाइप्स देख लिए थे डायरेक्टर्स के, उनके टर्म्स देख लिए थे। एक बार उनका अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। ठीक है, अब भाई फर्स्ट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? फर्स्ट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हमने देखा था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के टाइम पे जो प्रमोटर्स होते हैं वो फर्स्ट डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं। और अगर आर्टिकल्स में हमने अपने डायरेक्टर्स का नाम नहीं लिखा है तो जो प्रमोटर्स होते हैं दे आर डीम्ड फर्स्ट डायरेक्टर्स। देखा था हमने? देखो आओ, यूजुअली अपॉइंटेड बाय प्रमोटर्स। अगर आर्टिकल्स में स्टेटेड नहीं है तो सिग्नेटरी ऑफ मेमोरेंडम। सिग्नेटरी ऑफ मेमोरेंडम क्या होता है? सिग्नेटरी ऑफ मेमोरेंडम यानी प्रमोटर्स विल बी डीम्ड फर्स्ट डायरेक्टर्स। डीम्ड यानी उनको प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो ही डायरेक्टर्स हैं, फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय मेंबर्स अंडर सेक्शन 152। The subsequent director in a public company are appointed by members at annual general meeting. Generally, 2/3 of the board and they are subject to retirement by rotation. हमने पढ़ा था एक कंसेप्ट रिटायर बाय रोटेशन। उसमें देखा था कि हमारे टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं उनमें से 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स आर लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन। यही हैं वो 2/3 डायरेक्टर्स, जिनमें से 1/3 जो होते हैं वो क्या होते हैं? कंपल्सरीली रिटायर्ड बाय रोटेशन होते हैं। देखा था ना हमने। अब इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? इनका अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर्स के थ्रू होता है। कहां होता है? जनरल मीटिंग में होता है। जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स इनको अपॉइंट करते हैं। हमने देखा था एक डायरेक्टर कब कहलाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जब उसके पास दिन हो, एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट कि उसको शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किया है ऑन द बोर्ड ऑफ द कंपनी। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं भाई अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय बोर्ड। हमने एडिशनल डायरेक्टर के बारे में पढ़ा था। एडिशनल डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करता है? एडिशनल डायरेक्टर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। हमने एक एग्जांपल बना के देखा था, ABCDEF ये डायरेक्टर्स थे और इनका एक बोर्ड था। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मिलकर G को अपॉइंट किया था। याद आ रहा है ना? ठीक है, तो एडिशनल डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कहां से होता है? भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। वहीं ये क्यों होता है? कैजुअल वैकेंसी की वजह से। हो सकता है कि हमारे बोर्ड में कोई वैकेंसी आ गई है, हमारे बोर्ड का एक डायरेक्टर जो है या तो उसकी डेथ हो गई है या वो इंसॉल्वेंट हो गया है या किसी कारणवश अपने बोर्ड से उसको हटाया गया या हट गया है वो। ठीक है, तो कैजुअल वैकेंसी ऑन बोर्ड अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट रीजन सच resignation or death of the director which is to be filled by board at board meeting। भाई कैजुअल वैकेंसी हुई है, हमको हमारे डायरेक्टर को बिठाना पड़ेगा। कंपनी नहीं रोक सकते किसी की डेथ या किसी की रेजिग्नेशन की वजह से कंपनी के काम नहीं बंद कर सकते हम। ठीक है, which is to be fulfilled by board at the board meeting. Such an appointment is valid only up to the time of the vacating या vacating director। वैकेंसी होना चाहिए वैसे तो यहाँ पे। ठीक है, वैसे वेकेटिंग डायरेक्टर इनकम्प्लीट टर्म, यानी अब समझो इसको ऐसे समझो कि भाई ये हमारा ए जो था ये हमारी कंपनी का एक डायरेक्टर था जिसकी हो गई डेथ।
और इसका टर्म जो था वो था 5 साल का, लेकिन इस 5 साल के टर्म में वो कंपनी को 3 साल सर्व कर चुका था। ठीक है, हमारा ए जो डायरेक्टर था इसकी डेथ हो गई और ये 3 साल कंपनी में काम कर चुका था, लेकिन इसका टर्म जो था वो 5 साल का था। तो अब इस ए की जगह जो दूसरा डायरेक्टर आएगा, मान लो सी आया, तो इस बंदे का टर्म जो होगा ना, ये कौन है? सी हमारा कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर है। ठीक है, सी जो है वो हमारा कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर है और इसका टर्म जो होगा, दिस वुड बी द रिमेनिंग टर्म ऑफ द डायरेक्टर ऑन, जिसके भी बिहाफ में ये बंदे को हमने अपॉइंट किया है। ठीक है, तो इसका टर्म कितना होगा हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से? इसका टर्म होगा 2 साल का। समझ में आया? कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर को क्यों लाया गया? क्योंकि हमारे बोर्ड में कैजुअल वैकेंसी आ गई थी। किस वजह से आई थी? या तो भाई डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया या फिर डायरेक्टर की डेथ हो गई। तो हमने क्या किया, एक बंदे को उसकी जगह पर लेके आया जिसको हमने बोला कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर। और इस डायरेक्टर की टर्म कितनी होगी? जो हमारा इस बंदे की टर्म थी, उसकी जो रिमेनिंग टर्म थी, उतनी टर्म हमारे कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर की होगी। ठीक है, बढ़े आगे। सुन ले बेटा, इधर देख ले, काम की बात चल रही है, रोएगा नहीं तो बाद में। मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा भी दिमाग अगर इधर उधर भटका तो नहीं समझ में आएगा बच्चा, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तेरे काम की बात है, इधर देख। ठीक है, अब अल्टरनेट डायरेक्टर देखते हैं। क्या है अल्टरनेट डायरेक्टर? हमने हमारे टाइप ऑफ डायरेक्टर्स में देखा था, अल्टरनेट डायरेक्टर कौन होता है? जिसको बोर्ड ने अपॉइंट किया है। क्यों अपॉइंट किया है? क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल डायरेक्टर था वो 3 महीने के लिए छुट्टी पर है, 3 महीने के लिए बाहर गया है देश के, अपने प्रोफेशनल काम से या फिर पर्सनल काम से, नो मैटर। उसकी जगह पे जिस डायरेक्टर को लाया जाएगा वो कौन कहलाएगा? हमारा अल्टरनेट डायरेक्टर कहलाएगा। अब अल्टरनेट डायरेक्टर का टर्म कहां तक होता है? अल्टरनेट डायरेक्टर का टर्म होता है जब तक हमारा ओरिजिनल डायरेक्टर वापस ना आ जाए इंडिया। ठीक है, चलो आओ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मे अपॉइंट अल्टरनेट डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ अ डायरेक्टर हु इज गोइंग टू बी आउट ऑफ द स्टेट, वेयर स्टेट हियर इज कंट्री, ओके, where board meeting are usually held for a period of not less than 3 months. This appointment is valid till return of original director to the state and also expiry of the term of original director even if he is not returned. मतलब ये बंदा तब तक रहेगा बोर्ड में जब तक ओरिजिनल डायरेक्टर वापस नहीं आ जाता, और उसके आने के पहले तक भी अगर उसका टर्म खत्म हो रहा है तो जब तक वो टर्म खत्म नहीं हो जाता तब तक ये हमारा जो बंदा है अल्टरनेट डायरेक्टर ही डायरेक्टर रहेगा कंपनी के बोर्ड में। ठीक है, नॉमिनी देखते हैं। नॉमिनी ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, भाई कोई बैंक इंस्टीट्यूशन है या फिर कोई ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहाँ से कंपनी ने पैसा लिया है, उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव रख दिया कि भाई हमको हमारी सिक्योरिटी, हमारे प्रोटेक्शन के लिए, हमारे ऐसा सेंस ऑफ सिक्योरिटी के लिए हमने हमारा बंदा आपके बोर्ड में बिठाया है। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी हमने देखा था कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कंपनी में कोई मिसकंडक्ट हो रहा है, कोई फ्रॉड हो रहा है, इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना एक डायरेक्टर आपके बोर्ड में बिठा दिया। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, अब ये समझो क्या है।
डायरेक्टर मे बी अपॉइंटेड ईदर बाय स्ट्रेट मेजॉरिटी और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। यानी भाई मैंने ना एक डायरेक्टर को चुन लिया, कैसे? स्ट्रेट मेजॉरिटी से, यानी मेरी मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी लोगों ने एक डायरेक्टर को चूज किया और उसको अपने बोर्ड में बिठा दिया। या फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कुछ बड़े शेयर होल्डर्स जिन्होंने जो बहुत ज्यादा शेयर होल्ड कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ शेयर होल्डिंग है उनकी, उन्होंने क्या किया? जैसे हमने देखा था ना कि रिप्रेजेंटेटिव बिठा देते हैं जो लार्ज शेयर होल्डर्स होते हैं, ये वही कह रहा है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एज एन मेरी कंपनी में स्टेक जो है वो बहुत ज्यादा है, तो मैं जो चाहता हूं ना मेरा एक रिप्रेजेंटेटिव कंपनी में बैठना चाहिए। तो ये भी हमने देख चुका। अब भाई डायरेक्टर की पावर्स क्या है? भाई डायरेक्टर जो है, डायरेक्टर्स हैव टू वर्क एज अ टीम, जिसको हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, डायरेक्टर हैव टू वर्क टुगेदर। इंडिविजुअली करेंगे तो कंपनी के इंटरेस्ट में कैसे आएगा? भाई इंडिविजुअली नहीं करना है, मिलके करना है, एज अ टीम करना है। यू आर द सोल ऑफ द कंपनी। भाई आप कंपनी का मैनेजमेंट हो, आपके वजह से कंपनी जो है वो चल रही है, तो आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हाँ यार कंपनी का जो काम है वो सही तरीके से होना चाहिए। दैट इज व्हाई यू विल हैव टू एक्ट एज अ टीम। ठीक है, बोर्ड कैन नॉट एक्सरसाइज द पावर विच आर रिक्वायर्ड टू बी एक्सरसाइज्ड बाय शेयर होल्डर्स। भाई साहब औकात से बाहर का काम नहीं करना। एक कंसेप्ट देखा था हमने, अल्ट्रा वायरस, याद है? कंपनी जब अपने पावर के बियॉन्ड जाकर काम कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट्स ले रही है, उसको क्या कहते थे हम लोग? अल्ट्रा वायरस कहते थे। वैसे ही डायरेक्टर्स को एक थ्रेशोल्ड दिया है, पावर्स का एक थ्रेशोल्ड है कि भाई इस लिमिट तक आपको अपनी पावर्स एक्सरसाइज करनी है, इसके ऊपर अगर आपको काम करना है तो आपको शेयर होल्डर्स की रजामंदी लगेगी, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लगेगा। अपनी मर्जी से नहीं करना है, अपनी मर्जी से नहीं करना है। जो काम शेयर होल्डर का है वो शेयर होल्डर को ही करने देना है, डायरेक्टर्स नहीं करेंगे। अगर ऐसा कुछ करते हैं डायरेक्टर्स, तो डायरेक्टर्स के लिए वो चीज क्या होगी? अल्ट्रा वायरस होगी। ठीक है, इजी पीजी। हाँ भाई, द एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय बोर्ड इज सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ द एक्ट, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। जो भी बोर्ड की पावर्स हैं वो आपके जो एमओए और एओएम है उसमें दी गई, उस हिसाब से पावर एक्सरसाइज करो भाई। द पावर ऑफ डायरेक्टर कैन बी एक्सरसाइज्ड इन 2 ways at the board meeting by passing a resolution or by delegation to different committees created by the board। बोर्ड क्या करता है ना, अपने कुछ काम डेलीगेट करने के लिए अलग अलग कमेटी बना देता है। ऑडिट कमेटी होती है, रेम्यूनरेशन कमेटी होती है, ये सारी कमेटीज जो बनाता है वो तो अपने थोड़े से पावर उनको डेलीगेट कर देता है। या फिर वो अपने पावर और कैसे एक्सरसाइज करता है? बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन बनाकर। रेजोल्यूशन यानी प्लान विच हैज टू बी कंडक्टेड, विच हैज टू बी इंप्लीमेंटेड इन द कंपनी फॉर द गुड ऑफ कंपनी। ठीक है, some example of powers of board of directors: to borrow money, to invest fund of the company, to issue securities whether in India or abroad। भाई जो सिक्योरिटीज हैं उनको इशू करना है, तो ये सारे काम कौन देखता है? ये सारा मैनेजमेंट देखता है। मैनेजमेंट कौन है? बोर्ड है। ठीक है, टू डाइवर्सिफाई द बिजनेस ऑफ द कंपनी, फैलाना है काम, बहुत फैला हुआ बिजनेस है हमारा। टू अपॉइंट और रिमूव की मैनेजरियल पर्सनल। भाई क्या ये की मैनेजरियल पर्सनल आने वाला है, बस थोड़ी देर में आने वाला है, बिल्कुल डिटेल डिस्कशन, मजा आ जाएगा। टू फिल कैजुअल वैकेंसीज इन बोर्ड। कैजुअल वैकेंसी देखा अभी हमने। कैजुअल वैकेंसी क्या होती है? किसी वजह से डेथ हो गई या फिर रेजिग्नेशन हुआ, तो इसको फिल करने का काम किसका है? बोर्ड का। टू रिकमेंड डिविडेंड, कितना क्या डिविडेंड देना है शेयर होल्डर्स को, ये सब कौन देखेगा? बोर्ड देखेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट कौन संभाल रहा है? बोर्ड संभाल रहा है। अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी। ऑडिटर
is someone who checks all your records, all your documents कि सब सही है कि नहीं है, all your financial accounts कि हाँ कंपनी में कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है, to remit or give time for repayment of any debt due from director. ठीक है, आगे देखते हैं. रीपेमेंट जो ड्यू है डायरेक्टर्स की वो देने के लिए जो भी प्रोसीजर्स होगी वो सब कौन देखेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे. ठीक है, अब ड्यूटीज देख लेते हैं एक बार डायरेक्टर की. बेसिकली मोटा मोटी सब यही है जो हमने पढ़ा, एक बार समझ लो. ठीक है, डायरेक्टर्स रिलेशनशिप विद द कंपनी रिगार्डिंग इज रिगार्डेड एज फिड्यूशरी. फिड्यूशरी हमने देखा था, फिड्यूशरी इज ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस. डायरेक्टर को कंपनी के साथ ऐसे रहना होगा कि उसको अपना ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बनाए रखना होगा, क्योंकि कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट जो है वो किसके हाथ में है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में है. और शेयर होल्डर्स की कंपनी है, उनको पता नहीं होता कि अंदर क्या चल रहा है. तो ये एश्योर कौन करेगा कि भाई हम जो काम कर रहे हैं वो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं वो शेयर होल्डर्स के और कंपनी के हित में कर रहे हैं, उनके प्रॉफिट के लिए या उनके अच्छे के लिए ही कर रहे हैं, हम अपना कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं. तो उसको एक ऐसा रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना पड़ेगा कंपनी के साथ और शेयर होल्डर्स के साथ. ठीक है, हिज ड्यूटीज ऑफ फुल ट्रस्ट, लॉयल्टी, ओबीडियंस, केयर एंड utmost good faith. Director should not exploit his or her position of trust and confidence. ठीक है, for personal gain. कोई पर्सनल गेन की वजह से अपना ट्रस्ट और अपना कॉन्फिडेंस वाला जो रिलेशनशिप है कंपनी के साथ, प्लीज उसको आप गलत इस्तेमाल मत करो सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, एट द एक्सपेंस ऑफ कंपनी और शेयर होल्डर्स. ठीक है, डायरेक्टर विल नॉट इन्वॉल्व इन एनी सिचुएशन वेयर डायरेक्टर्स इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स विथ दैट ऑफ द कंपनी. ऐसी किसी सिचुएशन में अपने आप को नहीं रखना है जहां पे आपका कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, यानी आपका पर्सनल इंटरेस्ट आ जाए. आगे देखते हैं. डायरेक्टर शुड नॉट अचीव एनी अनड्यू गेन और एडवांटेज फॉर सेल्फ और फैमिली और एसोसिएट. अपना कोई प्लीज अपना पर्सनल इंटरेस्ट मत निकालो, क्योंकि तुम्हारे पप्पा का पैसा नहीं है, शेयर होल्डर्स का पैसा है. तो तुम्हारी ड्यूटी ये है कि भाई उस पैसे को हम अपना ना समझ के अपने शेयर होल्डर्स का समझ के रखें. ठीक है, आओ नेक्स्ट देखते हैं क्या है. डायरेक्टर्स ड्यूटीज कैन बी अंडर टू हेड्स, स्टैट्यूटरी ड्यूटी एंड जनरल ड्यूटीज. स्टैट्यूटरी ड्यूटीज क्या होती हैं, जो डायरेक्टर के ऊपर इम्पोज की गई हैं बाय लॉ. यानी हमने हमारे आर्टिकल में कुछ ड्यूटीज इंपोज किए, कुछ ड्यूटीज लिखी हैं, जो कौन परफॉर्म करेगा, जो हमारे डायरेक्टर्स परफॉर्म करेंगे. ठीक है, कौन कौन सी हैं वो ड्यूटीज भाई? टू फाइल रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट्स, टू एक्ट इन अकॉर्डेंस ऑफ आर्टिकल ऑफ द कंपनी, टू डिस्क्लोज इंटरेस्ट इन अ ट्रांजैक्शन. अभी देखा हमने कोई पर्सनल इंटरेस्ट हो तो डिस्क्लोज कर दो भाई. टू अटेंड बोर्ड मीटिंग, टू अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी. ये सारी जो ड्यूटीज हैं ये एक डायरेक्टर की स्टैट्यूटरी ड्यूटीज है, यानी उसको बाय लॉज के ऊपर इंपोज की गई है. ये ड्यूटीज उसको परफॉर्म करना ही पड़ेगा मेरी जान. समझ में आ रहा है? जनरल ड्यूटीज क्या होती हैं भाई? आपको अच्छे ड्यूटी जो है आपकी वो गुड फेथ में करनी है. ठीक है, पर्सनल इंटरेस्ट नहीं निकालना. आपको ड्यूटी ऑफ केयर है कि भाई आराम से अपनी कंपनी को अपना समझ के काम करना है. ऐसा नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रख लिया, अपना पर्सनल गेन बना लिया इसको. जी नहीं. ठीक है, डू नॉट डेलीगेट. भाई अपने जो पावर्स हैं उनको डेलीगेट मत करो. कुछ पावर्स दिए गए हैं, कुछ ड्यूटीज दी गई हैं जो आपको ही परफॉर्म करना है, विच यू कैन नॉट डेलीगेट टू एनीवन. यानी डेलीगेट नहीं कर सकते मतलब किसी और को नहीं सौंप सकते, किसी और के हैंड ओवर नहीं कर सकते कि भाई ये ले मेरा ये काम है ये तू कर दे. कौन कौन सी ड्यूटीज हैं? डायरेक्टर बीइंग एन एजेंट कैन नॉट डेलीगेट फर्दर. डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म हिज फंक्शन पर्सनली. डायरेक्टर मे डेलीगेट इट इफ परमिटेड बाय आर्टिकल और रिक्वायर्ड. ठीक है, टू बी डेलीगेटेड इन अर्जेंट कंडीशन, कि भाई कुछ बहुत अर्जेंट आ गया है कि यार ये मैं अभी यहाँ पे बिजी हूँ, या मेरा जो भी ड्यूटी है मैं वो परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा ड्यू टू सम इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट रीजंस, तो अपना काम डेलीगेट कर दिया कि भाई ठीक है
मैं ये काम तेरे को डेलीगेट कर रहा हूँ, प्लीज इसको टाइम पे कर देना। या फिर आपके आर्टिकल में अथॉरिटी दी है आपको तो भी आप कर सकते हो अपना वर्क डेलीगेट, ड्यूटी डेलीगेट। लाइबिलिटी क्या है, डायरेक्टर की लाइबिलिटी आएगी क्या, लाइबिलिटी टू द कंपनी, लाइबिलिटी टू द थर्ड पार्टी, लाइबिलिटी फॉर ब्रीच ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूटीज। अभी देखा हमने जो स्टैट्यूटरी ड्यूटीज है वो फुलफिल करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करते हो तो आपके ऊपर लाइबिलिटी आ सकती है भाई। लाइबिलिटी फॉर एक्ट ऑफ को डायरेक्टर्स, दूसरे डायरेक्टर्स ने गलती की लेकिन आप भी बोर्ड में हो तो आपके ऊपर भी लाइबिलिटी आएगी, ठीक है। क्रिमिनल लाइबिलिटी आ सकती है, कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया आपने तो वो लाइबिलिटी आपके ऊपर बैठ सकती है। इसके बाद देखते हैं क्या लीगल पोजीशन है डायरेक्टर की। देखो लीगल पोजीशन को ना हमने हमारे 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले डायरेक्टर एक्टिंग एज एन एजेंट, डायरेक्टर एक्टिंग एज एन ट्रस्टी, डायरेक्टर एक्टिंग एज अ मैनेजिंग पार्टनर। तो ये 3 एक्सप्रेशंस में हमने हमारे डायरेक्टर की लीगल पोजीशन को डिवाइड किया है, एडमिनिस्ट्रेट किया है। अब देखो समझते हैं क्या है ये डायरेक्टर एज एजेंट। अब डायरेक्टर एज एजेंट क्या कह रहा है कि भाई since the company is artificial person it needs to be represented by the director, they act on its behalf। डायरेक्टर्स जो होते हैं वो कंपनी के बिहाफ में काम करते हैं, क्योंकि हमने ये 100 से 200 से 500 बार देख चुका है कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, उसको मैनेज करने के लिए बंदे लगते हैं, उसको मैनेज करने वाले बंदे डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टर शुड डील स्किलफुली, केयरफुली and elegantly their liability is as agent while the company is held as principal। यानी समझो कि जो भी हमारा जस्ट अ सेकेंड, तो हमारी जो कंपनी है वो प्रिंसिपल है और हमारे जो डायरेक्टर्स हैं वो एजेंट्स हैं। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं है भाई, एक मालिक और एक नौकर वाला एग्जाम्पल है। मालिक कौन है? कंपनी है, यानी प्रिंसिपल कौन है? कंपनी है। और नौकर कौन है? डायरेक्टर है, यानी एजेंट कौन है? डायरेक्टर है। तो कल को अगर प्रिंसिपल के ऊपर कोई लाइबिलिटी आती है, यानी कंपनी के ऊपर कोई लाइबिलिटी आती है, तो आपको एज एन एजेंट ट्रीट किया जाएगा, एज ए नौकर ट्रीट किया जाएगा और आपके ऊपर भी लाइबिलिटी आएगी। या फिर ऐसा समझो कि एजेंट की कोई लाइबिलिटी, एजेंट की कोई गलती की वजह से कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी आती है, तो एजेंट और अपने प्रिंसिपल दोनों को ही कंसीडर किया जाता है। फिर इसके बाद डायरेक्टर्स एज मैनेजिंग पार्टनर्स। डायरेक्टर रिप्रेजेंट्स ओनर्स ऑफ द कंपनी, यानी शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन? डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स टू कंडक्ट एंड मैनेज बिजनेस ऑफ द कंपनी ऑन देयर बिहाफ। डायरेक्टर्स किसके बिहाफ में काम कर रहे हैं? डायरेक्टर्स को अथॉरिटी, डायरेक्टर्स को पावर किसने दिया है? हमने हायरार्की देखी थी, शेयर होल्डर्स, उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके बाद मैनेजर्स। ये शेयर होल्डर्स ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अथॉरिटी दी है कि भाई हमारे बिहाफ में कंपनी को क्या करो? कंपनी को मैनेज करो। They are entrusted with vast power of management and perform several functions which are proprietary in nature, like allotment of shares, raising of loan, investing funds of the company, etc. ये सारे वर्क कौन परफॉर्म कर रहा है? ये सारे वर्क डायरेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं। किसके बिहाफ में कर रहे हैं? शेयर होल्डर्स के बिहाफ में कर रहे हैं। This is because they themselves are significant shareholders of the company. In fact, they are the most active shareholders of the company. हो सकता है कुछ डायरेक्टर्स कुछ डायरेक्टर ऐसे भी हो सकते हैं जो खुद एक सिग्निफिकेंट होल्डर्स हैं। अब जैसे देख लो, हमारे रिलायंस कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो कौन है? वो मुकेश अंबानी है। एंड मुकेश अंबानी इज द सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर ऑफ द रिलायंस कंपनी। तो वो क्या करेंगे? वो ज्यादा एफिशिएंटली काम करेंगे। वो क्या करेंगे? वो एज मैनेजिंग डायरेक्टर काम कर रहे हैं। डायरेक्टर एज मैनेजिंग पार्टनर, यानी मैं
मैं मुकेश अंबानी, मैं इस कंपनी का, रिलायंस कंपनी का मैनेजिंग पार्टनर हूं और मैं एक सिग्निफिकेंट शेयर होल्ड करता हूं इस कंपनी में, तो मैं क्या काम करूंगा, आई विल मेक श्योर आई वर्क मोस्ट एक्टिवली एंड मोस्ट इफेक्टिवली on the behalf of company. Board act as the supreme policy and decision making body. It is commented that the directors are commercial men who manage a trading concern for the benefit of themselves and all the other shareholders of the company. Easy peasy, समझाने की जरूरत है, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं, इतने गए गुजरे हो तुम लोग बेशर्मो। बढ़े आगे। अब थर्ड हमारा देखते हैं डायरेक्टर एज अ ट्रस्टी। डायरेक्टर आर रिक्वायर्ड टू एक्ट इन मोस्ट ऑनेस्ट वे, दे आर द गार्डियंस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। ठीक है, शेयर एंड शेयर होल्डर्स। ट्रस्टीज एज ट्रस्टी अगर हमारे डायरेक्टर्स वर्क कर रहे हैं तो उनको ये ध्यान रखना होगा कि वो क्या है, दे आर द गार्जियन ऑफ द कंपनी एंड द शेयर होल्डर्स, यानी उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके बिहाफ में काम कर रहे हैं। दे शुड अकाउंट फॉर ऑल मनी आर इंटरेस्टेड विथ। ठीक है, सारा पैसा, सारे पैसे का लेन देन जो है, सारे पैसे की देख रेख जो है वो किसके हाथ में, वो डायरेक्टर एज अ ट्रस्टी के हाथ में। ठीक है, दे हैव टू यूटिलाइज एंड अप्लाई ऑफ द कंपनी मोस्ट कॉशियसली। दे आर द ट्रस्टीज ऑफ ऑल द असेट्स ऑफ द कंपनी। सारे असेट्स के, सारे पैसे के ट्रस्टीज होते हैं कौन, ट्रस्टीज एज डायरेक्टर। The above given triple role played by the directors highlights the depth and vastness of their involvement with the company. भाई कितना वास्ट पावर्स दे रखा है हमने हमारे डायरेक्टर्स को। डायरेक्टर्स की जो पावर है कितनी वास्ट है, कितनी ज्यादा हमने लिबर्टी दे रखी है डायरेक्टर को। तो इसमें क्या है, इट इज अप्रोप्रिएट एट द पॉइंट टू हैव क्लैरिटी वेदर डायरेक्टर आर एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी और नॉट। अब समझो, डायरेक्टर्स हमारे कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं कि नहीं होते हैं। सबसे पहले तो ना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, ये लाइन पढ़ो, डायरेक्टर्स देयरफॉर कैन नॉट बी रिगार्डेड एज एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। दे आर नॉट एम्प्लॉयज, डायरेक्टर्स आर नॉट एम्प्लॉयज। क्यों? क्योंकि भाई डायरेक्टर्स ना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, शेयर होल्डर्स ने ना इनको इलेक्ट करके इनको काम दिया है, मैनेजमेंट संभालने दिया है। इनके हाथ में ना अल्टीमेट कंट्रोल दे रखा है, अल्टीमेट कंट्रोल दे रखा है टू अचीव द गोल बाय परफॉर्मिंग सम एक्टिविटीज एंड सम फंक्शंस। These limits cannot be applied to directors in context of their roles and powers we have already studied. कुछ चीजें हैं जो आप उन पर रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, आप उन पर लिमिट नहीं लगा सकते, क्योंकि डायरेक्टर को एक्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली कि भाई शेयर होल्डर्स का फायदा हो, शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी डील हो, शेयर होल्डर्स के लिए मुनाफा हो। क्योंकि अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स नहीं बिठाया ना डायरेक्टर्स को, क्यों बिठाया है, ताकि शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, तो अब एक बार देख लेते हैं हमारे डायरेक्टर्स का रेम्यूनरेशन क्या होगा। भाई हमारे डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन जो है ना, कुछ नहीं है, जो भी हमारा बोर्ड होगा, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रेम्यूनरेशन शुड नॉट एक्सीड 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट। यानी हमारा जो भी नेट प्रॉफिट हुआ है उसका 11% हमारे बोर्ड ऑफ मेंबर्स में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि रिमूवल ऑफ डायरेक्टर क्या है, कैसे, क्यों, वाई टू रिमूव अ डायरेक्टर, क्यों रिमूव किया जाता है, कैसे रिमूव किया जाता है, क्या आन पड़ती है कि हमको हमारे डायरेक्टर को रिमूव करना पड़ रहा है। ठीक है, आओ समझते हैं। भाई रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, आर डायरेक्टर मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय अ शेयर होल्डर अंडर सेक्शन 169B, अंडर सेक्शन 169, या फिर हमारे ट्रिब्यूनल के अंदर
अंडर सेक्शन 402। या तो शेयर होल्डर निकाल सकते हैं या फिर ट्रिब्यूनल निकाल सकता है। ट्रिब्यूनल क्या होता है? ट्रिब्यूनल इज अ कोर्ट which deals with all the frauds, all the misconducts have done in the corporate sector। यानी हमारा जो एक ट्रिब्यूनल है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये इसकी बात कर रहा है, NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो कॉरपोरेट से रिलेटेड जो भी सिविल प्रोसीडिंग्स होती हैं वो कहाँ पे होती हैं? ये हमारे NCLT में होती है। ठीक है। वेकेशन ऑफ ऑफिस बाय डायरेक्टर अंडर सेक्शन 167 ऑफ द एक्ट। ये सेक्शंस थोड़े से याद रखने की कोशिश करना, नहीं भी रखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रखोगे तो इंपैक्ट अच्छा जाएगा आंसर में। गलत सेक्शन मत लिख के आना, नहीं याद आ रहा हो मत लिखना, छोड़ देना। हेडिंग भी लिखा तो चलता है, लेकिन अगर गलत सेक्शन लिख के आए तो डेफिनेटली आंसर गलत दे दिया जाएगा, पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो बी केयरफुल। द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर शैल ऑटोमेटिकली बिकम वेकेंट इन फॉलोइंग केसेस। अब कौन कौन से केसेस हैं? इन डिस्क्वालिफिकेशन, एनी डिस्क्वालिफिकेशन। अब डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? एज पर दिस सेक्शन अ पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इफ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी पागल हो गया है, या फिर इंसॉल्वेंट हो गया है, या फिर कन्विक्टेड बाय लॉ। अगर उसको किसी ऑफेंस में कन्विक्ट कर दिया गया है कि भाई आप अपराधी हैं, तो आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। एब्सेंटी एट द बोर्ड मीटिंग, किसी भी डायरेक्टर ने अगर पिछले 12 महीनों से, यानी एक जो बोर्ड मीटिंग उसने अटेंड किया था वो किया था 12 महीने पहले, अब वो मीटिंग अटेंड की, इसको 12 महीने हो गए और इस बीच में इसने एक भी मीटिंग अटेंड नहीं किया, तो क्या होता है? उसका ऑफिस वेकेंट हो जाता है। ठीक है, उसको रिमूव कर दिया जाता है। फिर इसके बाद देखते हैं कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ द एक्ट। डायरेक्टर हैज एक्टेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 184। क्या है ये? विच इज अबाउट एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट वेयर ही इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड। कंपनी के नाम पर तो कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन उसने कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें उसका पर्सनल इंटरेस्ट था। ये चीज पता चल गई। अंडर सेक्शन 184 ही इज नॉट गोइंग टू बी डायरेक्टर एनी मोर, क्योंकि उसने क्या किया? उसने आपके सेक्शन 184 को लांद दिया, उसने इसको फॉलो नहीं किया। ही एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट वेयर ही वाज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड। ठीक है, इसके बाद देखते हैं फेलियर टू डिस्क्लोज पर्सनल इंटरेस्ट। भाई आपका कोई ना कोई पर्सनल इंटरेस्ट था, जो एक्ट आप कर रहे थे या उसमें करने वाले थे, उसमें आपका कोई ना कोई पर्सनल इंटरेस्ट था और आपने ये चीज डिस्क्लोज नहीं करी, तो आपका ऑफिस वेकेंट हो जाएगा। डिस्क्वालिफिकेशन बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल। कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन कि आप जो है आप एलिजिबल नहीं है टू एक्ट एज अ डायरेक्टर, आपको हटा दिया गया। क्यों हटाया? क्योंकि आपने कोई ऑफेंस किया या फिर आप किसी भी तरह से डिस्क्वालिफाइड हो गए, तो आपको कोर्ट ने या फिर ट्रिब्यूनल ने बोला कि नहीं, यू आर नॉट अ डायरेक्टर एनीमोर। इम्प्रिजनमेंट फॉर एन ऑफेंस। भाई कोई ऑफेंस किया आपने जिसकी सजा इम्प्रिजनमेंट थी, कितने टाइम के लिए? 6 महीने या उससे ज्यादा के लिए, तो आप डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं आने वाले कुछ टाइम के लिए। ठीक है। प्रोविजन ऑफ द एक्ट, डायरेक्टर हैज टू वेकेट ऑफिस इफ डायरेक्टर इज रिमूव्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी। ठीक है। अब हमारा एक बहुत मेजर एंड इंपॉर्टेंट सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है। बहुत देर से पढ़ रहे थे कि सर ये केएमपी क्या है, ये केएमपी क्या है, ये केएमपी क्या है, ये केएमपी आ गया अभी केएमपी। तो केएमपी देखें, डायरेक्टर्स में किसी को भी किसी प्रकार का डाउट, प्लीज फील फ्री टू आस्क अबाउट एनीथिंग। तुम्हारा भाई बैठा है, बता के जाएगा। एनीथिंग, कुछ भी लग रहा है डायरेक्टर्स में, कहीं पे भी कोई डाउट लग रहा है? ईशान लग रहा है? नहीं ना? बढ़े आगे? चल बढ़ो।
अब ये की मैनेजरल पर्सन क्या होता है कंपनी का, एक बार देखें, आओ समझते हैं। की मैनेजरल पर्सन, अरे की मैनेजरियल मैं दिख रहा हूं ना सबको भाई, पर्सनल, ये क्या है की मैनेजरल पर्सनल क्या है, इट इज अ लीगल स्टेटस, it is a legal status which which is given to certain officers of the company। ये ना एक स्टेटस है जो कुछ लोगों को कंपनी के दिया जाता है। अब देखेंगे भाई ये क्या है, मतलब किन किन को दिया जाता है। सबसे पहले तो ना ये समझो कि ये जो चीज़ है ना, ये कोई डेजिग्नेशन नहीं है, इट्स नीदर अ डेजिग्नेशन नॉर अ पोस्ट। ना ये डेजिग्नेशन है ना ये पोस्ट है, ये एक स्टेटस है। आपको की मैनेजरल पर्सन का एक स्टेटस दिया गया है। अब समझो की मैनेजरल पर्सन होता क्या है, ठीक है, देखते हैं कौन कौन इस कैटेगरी में आता है। सबसे पहले तो हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर इज आर KMP। उसके बाद हमारा मैनेजर इज ऑल्सो KMP। उसके बाद हमारा CEO इज ऑल्सो he is also a KMP, and in their absence हमारा होल टाइम डायरेक्टर इज आर KMP। ठीक है, इसके अलावा कौन KMP होता है, एक कंपनी सेक्रेटरी इज ए KMP। उसके अलावा CFO इज अ सेक्रेटरी KMP। भाई इन शॉर्ट पर्सन एक्टिंग वन लेवल बिलो द बोर्ड is considered as KMP. Such other person, इधर देख ले मुन्ना, as may be prescribed, यानी ऐसा कुछ बोला नहीं गया है कि कौन कौन KMP बन सकता है, लेकिन अगर आपने आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, अपने प्रिस्क्राइब कर रखा है कि ये लोग मेरे KMP होंगे, तो वो आपके की मैनेजरल पर्सन कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो ये होल टाइम डायरेक्टर क्या होता है। होल टाइम डायरेक्टर यानी अ डायरेक्टर हु इज इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, हु इज इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ कंपनी, इसको हम क्या कहते हैं, होल टाइम डायरेक्टर कहते हैं। वहीं पे अगर समझो कोई डायरेक्टर है
प्लस वो कंपनी का एम्प्लॉय भी है, तो ये बंदा क्या कहलाया, ये बंदा होल टाइम डायरेक्टर कहलाया। ठीक है, अब मान लो कोई सीएस है, कंपनी सेक्रेटरी है, और वो डायरेक्टर भी है कंपनी का, तो ये बंदा क्या कहलाएगा बताओ, क्या कहलाएगा? ये बंदा भी हमारा होल टाइम डायरेक्टर कहलाएगा ना बाबू। सीएस क्या है? कंपनी का सीएस जो है वो होल टाइम एम्प्लॉय है कि नहीं है? है ना, दिन भर काम कर रहा है कंपनी में, होल टाइम एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व है, और फिर वो डायरेक्टर भी है, तो कहलाया ना वो होल टाइम डायरेक्टर। ये मान के चलो होल टाइम डायरेक्टर इज समवन हु इज इन्वॉल्व्ड इन डेली डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। ठीक है, होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है वो, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट में नहीं। आ जाओ, ये देखा हमने कौन कौन केएमपी होते हैं, केएमपी का मतलब देख लिया, एक बार पढ़ लो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इज असिस्टेड बाय सेवरल पर्सन टू अश्योर efficient and effective management and administration of the company. They need to work under the superintendence and control of the board. ये KMP जो हैं ये बोर्ड के सुपरविजन में और इनके ही कंट्रोल में काम करते हैं। ठीक है, अब देखो, it is stated that every listed company and public company with share capital of 10 crore or more should have following full time KMP. मैनेजिंग डायरेक्टर होना ही चाहिए। अगर किसी कंपनी की शेयर कैपिटल, ठीक है, शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, किसी कंपनी की, देखो ये कंपनी है मेरी, इसकी शेयर कैपिटल जो है ये 10 करोड़ से ज़्यादा है, ₹10 करोड़ और मोर, तो इस कंपनी को मैंडेटरीली केएमपी को अपॉइंट करना पड़ेगा। और अब वो केएमपीज कौन कौन से हैं? एमडी है, होल टाइम डायरेक्टर है, और दीगर एक्सेट्रा जो भी हैं, ये हम देखने वाले हैं। तो समझो कि भाई 10 करोड़ या फिर उससे ज्यादा शेयर कैपिटल है किसी कंपनी की, तो उसको मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ या फिर मैनेजर इन देयर एब्सेंस, होल टाइम डायरेक्टर, ये आपके बोर्ड में या आपकी कंपनी में होना ही चाहिए। इसके बाद एक कंपनी सेक्रेटरी जरूरी है भाई, एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जरूरी है। ऑल्सो none of the whole time KMP can hold office in more than one company except if it's subsidiary of the company at the same time without permission of the board. यानी कोई KMP फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में, तो वो किसी और कंपनी में एज KMP काम नहीं कर सकता है, या एक्सेप्ट अगर मेरी ये होल्डिंग कंपनी है, ये एक कंपनी है मेरी टाटा लिमिटेड, इस कंपनी में मैं एज केएमपी काम कर रहा हूं, तो मैं इस ही टाटा कंपनी की सब्सिडायरी यानी जैगुआर मान लो, इस जैगुआर में भी एज अ केएमपी काम कर सकता हूं। ये इसका एक्सेप्शन। कब? जब मैं सेम टाइम में काम कर सकता हूं, मेरे को इस चीज के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परमिशन की भी जरूरत नहीं। ठीक है, अब ये बताया कि एमपी कौन कौन होता है, मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, एनी अदर ऑफिसर एज मे बी प्रिस्क्राइब, सीएफओ, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये सब क्या है? ये हमारे की मैनेजरल पर्सन्स हैं। अब हम देखते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर क्या है भाई साहब, देखना है मैनेजिंग डायरेक्टर क्या है, देखना है या थक गए? थक गए सर, बहुत थक गए। बस ये मैनेजिंग डायरेक्टर देख लो, फिर इसके बाद रोकते हैं अपन। ठीक है, ठीक है, लास्ट टॉपिक है, लास्ट। पक्का रे बच्चा, पक्का लास्ट। जोन आउट हो गए क्या? हाँ, चलो ये लास्ट देखते हैं, फिर इसके बाद अपन खत्म करते हैं।
अब हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है? अंडर सेक्शन 254 ऑफ कंपनीज एक्ट, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? समझो, मैनेजिंग डायरेक्टर इज अ पर्सन who is a director of the company appointed by virtue of, अब समझना, by virtue of आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इसका नाम था एज मैनेजिंग डायरेक्टर इस बंदे का, ठीक है, या फिर अग्रीमेंट विथ द कंपनी, ठीक है, आपने कंपनी के साथ अग्रीमेंट था कि इसी बंदे को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाएंगे, ये आपका अग्रीमेंट था कि यही बंदा हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर बनेगा, ठीक है। इसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आपको सिलेक्ट करके बोर्ड मीटिंग में क्या बनाया है? मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है। एक बार फुल लिख देता हूँ मैं, कंफ्यूज ना हो तुम लोगों को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव selected this person as managing director। दिख रहा है ना तुम लोगों को? पेन वो तो नहीं करना है, पेन डार्क करूं? ठीक है, करता हूं। दिस इज अ पर्सन who is being selected by the board of directors as managing director in board meeting, ठीक है। अब ये बोर्ड मीटिंग क्या है आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। बेसिकली बोर्ड सारे डायरेक्टर्स एक जगह बैठते हैं और टॉपिक डिस्कस करते हैं, उसको बोर्ड मीटिंग कहते हैं। आवाज़ आ रही है ना मेरी? ठीक है, चलो। या फिर शेयर होल्डर्स ने, अच्छा पेन डार्क करना था ना, एक सेकेंड, हमारे शेयर होल्डर्स ने इस बंदे को जनरल मीटिंग में एज एमडी अपॉइंट किया, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर एक्चुअली होता क्या है। समझो, हु इज entrusted with, इस वर्ड को ध्यान रखना, सब्सटेंशियल पावर्स। इसको मैं समझाता हूं क्या है ये सब्सटेंशियल पावर्स, ठीक है, ऑफ द मैनेजमेंट। साथ साथ लिखते जाओ, जब मैं लिखवा रहा हूं तो लिखो, जब मैं समझा रहा हूं तो समझो, पीछे मत रहो, ठीक है। ऑफ द मैनेजमेंट विच वुड नॉट otherwise be exercisable, which would not otherwise be exercisable by him, and
includes the position of a managing director by whatever name called. कुछ समझ में आया क्या? कुछ थोड़ा सा नहीं समझाते हैं. सबसे पहले तो ये समझो कि सब्सटेंशियल पावर क्या है. सब्सटेंशियल पावर क्या है कि भाई इफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डज नॉट want him to exercise such power, they will have to restrict him in the agreement. In other words, managing director has substantial power by default. यानी आप समझ रहे हो, जो सब्सटेंशियल पावर वर्ड है ये मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है. जहां पे मैनेजिंग डायरेक्टर आएगा वहां पे सब्सटेंशियल पावर आएंगी. अब सब्सटेंशियल पावर क्या है? सब्सटेंशियल पावर यानी पावर टू मेक डिसीजंस अलोन. यानी अगर मैनेजिंग डायरेक्टर ने बोल दिया कि ये काम होना चाहिए तो जो डायरेक्टर्स हैं दूसरे उनको दे आर बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंगली. भाई मैनेजिंग डायरेक्टर के पास सिग्निफिकेंट पावर्स होती हैं. यानी मैनेजिंग डायरेक्टर जो है ना वो इज द मोस्ट पावरफुल डायरेक्टर कह सकते हो उसको. और अगर आप चाहते हैं, आप सारे डायरेक्टर्स जो हैं वो चाहते हैं कि भाई जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो ये सारे पावर्स एक्सरसाइज ना करे, तो आपको पहले ही उसके साथ अग्रीमेंट करना होगा कि भाई आप एमडी तो बन रहे हो लेकिन आपके पास सब्सटेंशियल पावर्स नहीं होंगे. ठीक है, आओ देखो. It means director who by the virtue of articles or agreement with company or resolution passed in general meeting or by its board is entrusted with substantial power of management of the affairs of the company. ठीक है, substantial power पे बात कर ली हमने. Appointment of managing director is the appointment can be made by an agreement with company, a resolution passed by the company, a resolution passed by board of directors, a clause in article of association of the company. कैसे कैसे बन सकता है? कंपनी के साथ अग्रीमेंट हुआ है कि ये बंदा क्या बनेगा, हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर बनेगा. भाई रेजोल्यूशन पास किया कंपनी ने कि ये बंदा हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर बनेगा. कहां पे? जनरल मीटिंग में पास किया, यानी शेयर होल्डर्स ने उसको सिलेक्ट किया एज देयर मैनेजिंग डायरेक्टर. दूसरा रेजोल्यूशन पास किया कहां? बोर्ड मीटिंग में. हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सिलेक्ट किया उसको कि हमारे अमंग ऑल ऑफ अस ही इज गोइंग टू बी द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. या फिर हमने हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ही लिखा था कि भाई ये बंदा हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनेगा. इसका एक बार एक शॉर्ट नोट बनाते हुए चलो कि किन किन केसेस में हमारा मैनेजिंग का डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होगा. ठीक है, समझो. अपॉइंटमेंट पहला कैसे होगा? अग्रीमेंट विथ कंपनी. दूसरा क्या है? रेजोल्यूशन पास्ड इन बोर्ड मीटिंग. थर्ड क्या है? रेजोल्यूशन पास्ड इन जनरल मीटिंग. चौथा क्या है? आर्टिकल्स. हमारे आर्टिकल्स में ही लिखा हुआ है कि भाई ये बंदे को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना, मैनेजिंग डायरेक्टर बनाओ. ठीक है,
अब द एक्ट स्टेट्स दैट द मैनेजिंग डायरेक्टर टू बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, terms and condition of the appointment and remuneration should be approved by board of directors at this meeting. जिस मीटिंग में उसको आप अपॉइंट कर रहे हो उसी मीटिंग में आपका उसका रेम्यूनरेशन भी डिसाइड कर लो कि क्या क्या उसका कैसे क्या क्या कंडीशंस होंगी उसके अपॉइंटमेंट की और कितना क्या रेम्यूनरेशन मिलेगा उसको. दिस अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय रेजोल्यूशन एट द टाइम ऑफ जनरल मीटिंग. अगली जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर से अप्रूव करवा लेना. ठीक है. टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर इज मेड फॉर 5 years, 5 साल के लिए होता है. इसके बाद जितने बार इसको रीअपॉइंट करना है कर सकते हैं. रीअपॉइंटमेंट इज एलिजिबल, ही इज एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट. मैनेजिंग डायरेक्टर कितने भी साल के लिए अपॉइंट किया जा सकता है. शर्त क्या है कि भाई 21 साल के ऊपर का होना चाहिए और 70 साल तक की एज तक उसको आप रीअपॉइंट कर सकते हो. लेकिन आपको अगर 70 के बाद भी आप चाह रहे हैं कि ये बंदा ही मेरा मैनेजिंग डायरेक्टर हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दो और बता दो, एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दे दो कि क्यों आपको यही बंदा चाहिए. ठीक है. इफ एनी पर्सन हु इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट पर्सन और एट एनी टाइम बीइंग एडजस्ड एज एन इंसॉल्वेंट, ये बंदा आपका मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकता है. ठीक है. इसके बाद एनी पर्सन हु हैज सस्पेंडेड पेमेंट टू हिज क्रेडिटर एट एनी टाइम और मेड कॉम्प्रोमाइज विद देम. यानी मैनेजिंग डायरेक्टर तो था लेकिन उसने क्या किया, अपने क्रेडिटर्स की पेमेंट नहीं करी. अपने क्रेडिटर्स को, सॉरी भाई आई फ्लू ना हो जाए मेरे को, आंख तो बहुत दुख रही है मेरी. कैसे करेंगे फिर अपन, आई फ्लू हो गया तो. खैर, क्या किया इसने, अपने क्रेडिटर्स का पेमेंट नहीं दिया है और कॉम्प्रोमाइज किया उनके पेमेंट में. when he was acting as a managing director, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, ये इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा बेबीज. ठीक है. Any person who has been convicted by the court of law of an offence with a sentence of more than 6 months of a period. हमने देखा था कोई भी डायरेक्टर अगर कन्विक्टेड हो चुका है किसी ऑफेंस के लिए और उसको इम्प्रिजनमेंट है 6 महीने या उससे ज्यादा की, तो फिर वो मैनेजिंग डायरेक्टर या कोई और डायरेक्टर नहीं बन सकता. भैया पावर्स एंड ड्यूटीज देख ली हमने, क्या पावर्स हैं, सब्सटेंशियल पावर्स हैं एक मैनेजिंग डायरेक्टर के. एक रीड दे देते हैं. द मैनेजिंग डायरेक्टर इज अपॉइंटेड टू manage the affairs of the company. Powers and duties of post of managing director are defined by arrangement made with company on the basis of which this appointment is to be made. यानी भाई आपने जो अग्रीमेंट किया था कंपनी के साथ उस हिसाब से आपको अपॉइंट किया गया है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि भाई आपको उस अकॉर्डिंगली जिस वजह से आपको एज मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया था कि ये फंक्शन आपको कंपनी के परफॉर्म करना ही है. ठीक है. इसके बाद देखते हैं बाय मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी और बाय रेजोल्यूशन पास बाय द बोर्ड ऑफ मेंबर्स. ठीक है. मैनेजिंग डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड विथ सब्सटेंशियल पावर. सब्सटेंशियल पावर क्या होता है हमने देखा. द पावर ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर में रिलेट टू पर्टिकुलर डिविजन्स ऑफ द बिजनेस. अलग अलग डिवीजन के हिसाब से उसकी पावर डिसाइड की जा सकती है. देयर मे बी मोर देन वन मैनेजिंग डायरेक्टर इन बिजनेस एंड कंपनी. एक से ज्यादा मैनेजिंग डायरेक्टर आपकी कंपनी में आप रख सकते हैं, आपकी मर्जी है. The managing director is required to function and exercise his power subject to superintendence, control and direction of board of directors. Board of directors ही इसके powers को थोड़ा बहुत क्या करते हैं, बताते हैं कि यार आपको इस हिसाब से करना है. आपका कंट्रोल जो होता है मैनेजिंग डायरेक्टर का वो किसके हाथ में होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होता है. क्योंकि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोर्ड रेजोल्यूशन में ये कह दिया कि हमारी मेजॉरिटी वोटिंग है कि हम इस बंदे को नहीं चाहते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर काम करना, तो वो हट सकता है. तो इसका कंट्रोल किसके हाथ में होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में. मैनेजिंग डायरेक्टर्स मस्ट बी अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. डायरेक्टर होना जरूरी है, गोज विदाउट सेइंग. अगर डायरेक्टर नहीं हो तो मैनेजिंग डायरेक्टर कैसे बनोगे, सही बात है या नहीं.
In context of above, he has to fulfill his duties, responsibilities and liabilities also of an ordinary director of the company. यानी एक ordinary director की भी जो रूल ड्यूटीज होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, उसको वो भी पूरी करना पड़ेगा. ठीक है, तो आज यहां पर रुकते हैं. हम अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे विथ आवर होल टाइम डायरेक्टर और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा ये चैप्टर खत्म कर दें. और इसके बाद क्या शुरू करेंगे? इसके बाद जनरल मीटिंग्स शुरू करेंगे. ठीक है, तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. टिल देन, पीस आउट एंड लव यू ऑल. बाय बाय.